सबको मेरा नमस्कार। मेरा जो बुजुर्ग खड़े हैं यहाँ पे और मेरे जो साथी आए हैं और साथ साथ में जो मेरे किसान भाई हैं, अभी हम चर्चा कर रहे थे पंजाब की और साथ में कर रहे थे आपकी, और हम ये कह रहे हैं कि पंजाब बहुत ज़्यादा विकसित है और हम बहुत पीछे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि हमारे मनों में अंकुर नहीं फूटा ज्ञान लेने के लिए। हम अपने यहाँ जो हमारी परिस्थितियाँ हैं इससे संतुष्ट है और हम ये मान के चलते हैं इससे आगे कोई दुनिया नहीं है। तो जब तक हम संतुष्ट रहेंगे और ये मान के चलेंगे आगे कोई दुनिया है ही नहीं, यही सब कुछ है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपके अलावा भी कुछ अच्छे किसान हैं, कुछ अच्छे बीज हैं, कुछ अच्छे खेती करने के तरीके हैं, कुछ अच्छी बिक्री करने की विधाएँ हैं और कुछ अच्छा जो हमारे जैविक संसाधन हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, इनको संरक्षित करने के लिए कोई अच्छे वो है, तभी हम इसको कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपके मन में ये आना चाहिए कि आप एक ऐसे क्षेत्र के रहने वाले हैं जहाँ पे अगर कोई किसान 2 लाख रुपए खर्चा निकाल के अगर प्रति एकड़ बचत नहीं करता है तो ये उस किसान की गलती है, उसकी मैनेजमेंट की गलती है, उसके प्रबंधन की गलती है। और मुझे लगता है आप में अधिकतर लोग नहीं करते होंगे, 2 लाख कोई नहीं लेता होगा, लेकिन इतना अगर नहीं लेंगे तो ये आपके प्रबंधन की गलती है, आपके सिस्टम की गलती है और किसी दूसरे की गलती नहीं है। और जो पैसा 2 लाख वो ऐसे नहीं आएगा जैसे मैंने बता दिया कि आप गेहूं लगा लो, धान लगा लो, सरसों लगा लो या उसके बाद में ये लगा लो। जब तक आप अपने फार्म को या अपने खेत को एक अच्छी तरह से प्रबंधित नहीं करेंगे, उसको ठीक से उसका वो नहीं करेंगे, तो आप ये नहीं ले पाएंगे। इसको लेने की शुरुआत होती है, देखो हमारी जो कृषि है इसमें 2-3 चीज़ें बहुत खास है, खासकर इस एरिया के लिए। एक तो पशुधन और एक हमारा जो खेती होती है, और दोनों का आपस में संबंध है और दोनों एक ही गाड़ी के पहिए हैं। और पहले ऐसा होता था कि जितना बड़ा किसान उतने ज़्यादा पशु, लेकिन अब जो पिछले 30-40 साल में परिस्थितियाँ बदल गई हैं। अब जो जितना बड़ा किसान उतने कम पशु और जितना छोटा किसान उतने पशु संख्या ज़्यादा। पशुओं का हमारे साथ में बहुत अच्छा लेन देन हो रहा है, संपर्क रहा है। और मथुरा के बारे में मैं ये कहना कि पशुओं का अच्छा रहा तो मुझे ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि तो हिस्टोरिकली गाय का ही हम इस क्षेत्र को मानते थे और गाय के मेन विकास मानते थे। तो वही बात आज भी है। ऐसा क्यों है? इसका कारण ये है कि जो पशुओं से सह उत्पाद पैदा होता है वो हमारी फसल के लिए बहुत बड़ा अमृत होता है। और जो हमें खेत का जो वेस्ट होता है, गेहूं के बाद में जो भूसा हो गया, अगर धान के बाद में जो पुराल हो गया, बाजरे के बाद में जो कड़वी होगी, तो वो भी हमारे पशुओं के लिए उतने ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ में एक और नई बात आ गई, और नई बात ये आ गई कि हमारे पास में बाज़ार बहुत अच्छा है। बाज़ार नोएडा में भी है, बाज़ार दिल्ली का भी है, बाज़ार ग्रेटर नोएडा का भी है, बाज़ार आपके फरीदाबाद और गुड़गांव का भी है। और ये जितने भी बाज़ार हैं इसमें बहुत सारे उत्पादों की बहुत अच्छी डिमांड है, बहुत अच्छे पैसे हैं जो आप कर सकते हैं, जो आप नहीं करते हैं। सबसे पहली बात आती है सब्जी की। अब जब सब्जी की बात आई तो मैं अभी आलू के कुछ खेत देखता आया, रास्ते में जो जम रहे आपने आलू लगा रखे हैं, किसी का 1 महीने की फसल है, किसी की 20 दिन की, कोई जम के बाहर आ रही है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमने ठीक लगाया ही नहीं, ना किस्म ठीक लगाई। आलू जनरली जो किसान है वो लगाना शुरू करता है अगस्त के लास्ट से, और जो अगस्त के लास्ट में लगाएगा या सितंबर के फर्स्ट वीक में लगाएगा वो अब खोद के बेच चुका है, वो पकाने के नहीं लगाएगा, वो केवल कच्चे भाव के लिए लगाता है और 55 से 60 दिन में खोद के बाजार में कर देता है। दूसरा जो आलू लगता है वो लगता है अक्टूबर के महीने में, और अक्टूबर के महीने में जो 10 से 20 अक्टूबर के आसपास लगाते हैं वो लगाते हैं बीज का आलू। यानी कि अगर जो हमें बीज बनाना है अगर इस दौरान लगाएंगे तो उसमें कीट का प्रकोप कम होगा। और कीट भी कौन सा? माहू, एक छोटा कीट होता है जो उसकी पत्ती के नीचे अगर आप देखोगे तो हरे हरे छोटे छोटे कीट दिखाई देंगे। ये जो कीट है ये विषाणु रोगों को आपकी फसल में फैला देता है। विषाणु जो रोग हैं वो आलू की फसल को मारते नहीं है। अगर विषाणु से कोई ग्रसित पौधा हो गया वो मरेगा नहीं, उसका विकास कम होगा, पौधा छोटा रह जाएगा, पौधे में आलू बनेंगे, छोटे छोटे बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे। पौधे में आलू बनेंगे, छोटे छोटे बनेंगे और ज़्यादा बनेंगे। और हमारे किसान की एक आदत है
कि अगर छोटे आलू बोएंगे तो कम वजन में पूरा खेत लग जाएगा। तो जब इस आलू का प्रयोग करोगे तो आपके खेत में वो रोग फिर आ जाएगा। जब वो रोग आ जाएगा तो आपकी जो पैदावार है उसको लगभग 25 से 50% नुकसान कर देगा। अगर आपका एक खेत में लगभग 300 मन यानी कि 120 क्विंटल आलू निकलने थे तो वो मुश्किल से 80, 60, 50 इसके आसपास निकलेंगे क्विंटल। और अगर आप उसका रोग का प्रबंध कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए जितने भी आलू के वैज्ञानिक बात करते हैं वो क्या कहते हैं कि बीज का जो आकार है वो 2 से 2.5 इंच का हो, या ग्राम में अगर इसको कन्वर्ट करें 40 से 50 ग्राम का हो। और जो लोग बीज पैदा करते हैं आलू का, मैं आलू की इसलिए बात करूँगा, आपका आलू का क्षेत्र है और आपकी इच्छा है आलू के बारे में जानने की, उनका जो ग्राम की मात्रा 40 से 50 ग्राम होगी। और जो बीज पैदा करते हैं, चाहे आप संस्थान में जाके देख लें, हमारे जो मोदीपुर में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है या दूसरे संस्थान में जाके देख लें, वो लगभग 80 से 100 ग्राम आलू का एक बीज लगाते हैं। और ये जो बीज लगता है ये लग जाता अक्टूबर के आसपास, जिससे कि जो हमारे रस चूसने वाले कीट उसमें ना आए। और ये जो रस चूसने वाले कीट हैं ये लगभग अक्टूबर से लेके और दिसंबर तक नहीं रहते, लेकिन जनवरी में इनका आना शुरू हो जाता है। और ये जो कीट है यही जो विषाणु रोग को रोगी पौधे से जो जितने भी स्वस्थ पौधे हैं उनमें फैला देता है। और जब फैला देता है उसका अगर बीज इस्तेमाल करेंगे तो हमारी पैदावार फिर कम हो जाएगी। तो हमें जो है जो आलू का बीज बनाना चाहते हैं उनको हर हालत में अपने खेत के पत्ते काट देने चाहिए जनवरी के प्रथम सप्ताह में या प्रथम पखवाड़े में। क्या जरूरी है आप नींद से जागो और आगे बढ़ने की सोचो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पाठक साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा, प्रधान जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारे गांव के जो बुजुर्ग बैठे हैं और आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया और सुनिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस तरह से निर्यात करना चाहिए और हमारे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा धान की खेती होती है, हमारे किसान भाई धान करते हैं, तो उस पर प्रकाश डालेंगे हमारे डॉक्टर रितेश शर्मा जी। धन्यवाद सर। पहले तो पावन भूमि को नमन, आप सबको नमस्कार, राम राम, राधे राधे। पहले मैं हल्का सा परिचय दे दूं, क्योंकि जैसे हम लोग थोड़े से लोग बैठे हैं इसमें हम यदि बोलते रहें और आप सुनते रहें तो मजा नहीं आएगा, या हमारा किसी का भी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ज़्यादा अच्छा तो ये हो कि आप लोग प्रश्न करते रहें, हम लोग जवाब देते रहें किसी भी विषय पर। और प्रश्न क्या करने हैं उसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि हम क्या बता सकते हैं। तो मैं जहाँ से आता हूँ उसे बोलते हैं एपीडा, शायद आप में से किसी ने सुना। जो आप मेहनत करके पैदा करते हो कृषि के क्षेत्र की कोई भी चीज़, कोई भी फसल, या उस फसल से कोई पदार्थ बनाए जाते हैं जिन्हें हम प्रोसेस्ड फूड कहते हैं, चाहे अचार हो, चाहे दूध हो, चाहे कुछ भी बनता हो, उस सब को जो आपने पैदा किया दुनिया के कोने कोने में बिखेरने के लिए, यानी कि निर्यात एक्सपोर्ट करने के लिए, या एक्सपोर्ट तो एक्सपोर्टर करेगा, आप में से कोई करेगा, उसके लिए जो कायदे कानून नियम, दूसरे देशों से बातचीत करना, जो कुछ भी करना है, जो भारत सरकार की जो बॉडी देखती है उसका नाम है एपीडा। ठीक है, ये कृषि विभाग में ही आता, ये कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आता। तो क्योंकि हमारा काम है कि हम अपने देश के खेती से रिलेटेड जो कृषि से उत्पादित जो भी पदार्थ हैं उनको कैसे हम दुनिया के कोने कोने में पहुंचा के ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित करें, उससे रिलेटेड कुछ भी आप पूछ सकते हो। एक्सपोर्टर कैसे बनेंगे, कैसे निर्यात कर सकते हैं, किस बात का ध्यान रखना है, क्या आप भी बन सकते हो, ये सब बातें। दूसरा, क्योंकि हमारे देश में कहने को तो कृषि प्रधान देश है, जब हम निर्यात की बात करते हैं तो हमारा शेयर काफ़ी कम है, जबकि सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर से आना चाहिए। और जो एग्रीकल्चर में है भी तो वो जो सबसे ज़्यादा पैसा आता है देश में वो चावल से आता है सबसे ज़्यादा। और इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि ये बधाई की बात है, आप सबके लिए बहुत बड़ी बधाई की बात है कि जब कोविड जैसे समय में पूरी दुनिया के हर देश ने अपने दरवाजे बंद कर दिए कि साहब यहाँ से एक दाना बाहर न चला जाए, हमारी पब्लिक भूखी न रह जाए, हिंदुस्तान ने, हमारे किसानों ने
पूरी दुनिया का पेट भरा, रिकॉर्ड बनाया। जितना हमने एक्सपोर्ट किसी साल नहीं किया उतना कोविड के समय किया। अभी इस साल गैर बासमती यानी बासमती के अलावा जो भी चावल है उसके निर्यात पे रोक लगी हुई है, लेकिन बासमती के निर्यात पे कोई रोक नहीं। लास्ट ईयर भी हमने 38,524, मतलब ये एक इतिहास है, इससे ज़्यादा पहले कभी इतना पैसा नहीं आया। 38,542 करोड़ रुपए का बासमती के निर्यात करके हमने अर्जित किया था। तो क्योंकि ये क्षेत्र बासमती यहाँ पे काफ़ी लगती है, चाहे आप 1509 लगाते हो, चाहे आप मुच्छल तुड़ल रूसी जो भी बोलते हो, PB1 लगाते हो, 11-21 लगाते हो। वैसे तो अब सीज़न चला गया, फसल कट गई, मैं कह भी रहा था मैं नहीं अब तो अगली फसल से पहले बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने कहा नहीं जी अभी से जब बात करेंगे तभी काम चलेगा। ठीक बात भी है। तो क्योंकि बासमती से सबसे ज़्यादा पैसा आता है तो बासमती के लिए एपीडा ने अपना एक अलग विंग बनाई है, जिसका मुख्यालय आपके मोदीपुरम मेरठ में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें ज़मीन दी थी पहले, तो हिंदुस्तान की एकमात्र डेडिकेटेड लैब बासमती के लिए, जहाँ DNA, क्वालिटी, पेस्टिसाइड रेजिड्यू सारी टेस्टिंग होती हैं, वो है मेरठ में, मोदीपुरम में। एक फार्म है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि नहीं, पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया जो इंडस्ट्री है ना, जो मशीनें हैं चावल बनाने की, वो हमारे पास है, हिंदुस्तान में। लेकिन वो सारी मशीनें ठप हो जाएंगी यदि आप ऐसा धान पैदा नहीं करोगे, ऐसी मुंजी पैदा नहीं करोगे जिसको हम निर्यात कर सकें। ठीक बात है। तो किसानों के लिए भी एक पूरा विंग, एक फार्म बना है। हम देश का सबसे अच्छा बीज वहाँ से देने का प्रयास करते हैं, और जब भी बीज 20 अप्रैल को अधिकतर शुरू करते हैं, 2-3 वैरायटी पहले दिन ही ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि वो रात से ही लोग बाग टोकन लेना, लाइन में लगना शुरू कर देते हैं। आप लोग, क्योंकि मथुरा बहुत दूर नहीं है, यहाँ से जाते हैं कुछ किसान, आप भी आइए, आप देखिए कैसे तकनीक है, कैसे हमने खेती करनी है। ईश्वर ने बासमती एक वरदान के रूप में आपको दी है। मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर हमने 151 देशों में एक्सपोर्ट किया, 151 बासमती का। एक तो होता है आपने कुछ पैदा किया, उसका बाजार मिले, या दुकान है कुछ रखे कि इसका कोई खरीदार मिले, और एक ये है कि हमारे पास बाजार भरा पड़ा है, माल नहीं है। बासमती का बाजार भरा पड़ा है। पूरी दुनिया में कहीं भी कोई चावल खाने की बात करता है तो सबसे पहले उसकी कोशिश होती है बासमती खाने को मिल जाए। आपकी भी होती है। यदि हमारी जेब इतना अलाउ नहीं कर रही, महंगा है, तो भले ही दूसरा खाएंगे, नहीं तो सब बासमती खाना चाहते हैं। और उगाने वाले कितने हैं पूरी दुनिया में पता है? मैं बताता हूँ। हिंदुस्तान पूरा नहीं, बहुत थोड़ा सा। क्या क्या? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आपका ये 30 जिले, उत्तराखंड, हिमाचल जहाँ बहुत कम जगह है धान की खेती की, दिल्ली जहाँ भी नाम मात्र के बराबर है, जम्मू कश्मीर के 3 जिले, जम्मू, कठुआ, सांबा, केवल ये भाग है जो बासमती की खेती कर सकता है और उस पर बासमती लिख के बेच सकता है। परम आदरणीय मंच, सभी कृषक भाई और ब्रज क्षेत्र के सभी भक्त, सभी को मेरी राधे राधे। मैं डॉक्टर CV सिंह बोलते हैं मुझे, और पूषा इंस्टीट्यूट में मैं रहा हूँ। 30 साल मैंने पूषा इंस्टीट्यूट में सेवा की और किसानों की ही सेवा की है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, पाठक जी ने एक बात कही थी कि जी जो भी प्रोजेक्ट चल रही हैं वो हमारे क्षेत्र में नहीं चलती, तो मैंने उनको आश्वासन दिया चलती हैं, पता नहीं चल पाता। उसके लिए कहाँ कमी है वो मैं नहीं बता सकता। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। सन 1983 में आपके क्षेत्र के कुलाबों में पानी नहीं जाता था। हमने रामगंगा प्रोजेक्ट के थ्रू एक प्रोजेक्ट बनाई। उस टाइम में उसमें सबसे छोटा अधिकारी था उस प्रोजेक्ट में, और मेरा काम क्या था, 4 यहीं के आरे ले रखे थे हमने, उनको कुलाबे में घुसा के पानी नापना, उनके मार्च ब्रांच में पानी निकलने को नापना, लास्ट में राजबाहों के लास्ट में पानी कितना पहुंचा वो नापना, और पूरी रिपोर्ट हमको सरकार को देनी। हमने उस टाइम पे जो
किताब लिखी, पुस्तक लिखी रिपोर्ट के बाद, उसमें हमने पाया कि जो आपकी वो यमुना नदी से जो नहर आ रही है उस सौंग साइड में, उसमें लगभग 60% पानी आता है। माठ ब्रांच से जो पानी छोड़ा जाना था उसका मात्र 25% पानी छोड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब पहले प्रोजेक्ट बनी सन 72-73 में, तो ये बताएगा कि एक मध्य गंग नहर और निकलेगी। जब वो निकलेगी उसका पानी मथुरा क्षेत्र को दिया जाएगा, बाकी इस पानी को कम कर देंगे जो गंग नहर वगैरह से आ रहा है। बाद में क्या होता है, वो मध्य गंग नहर बनी नहीं, ऊपर का पानी कम कर दिया। मथुरा के क्षेत्र को लोगों को पानी नहीं मिलता। अब मेरे याद नहीं है, एक जो एक राजबाह जाता है गोकुल के और उसके बीच में जाता है, वो बीच में कोई एमएलए थे या एमपी थे, उनके गांव के बाद बंद लगा देते, आगे पानी नहीं जाता था। हम लोगों ने रिपोर्ट दी, एक सरकारी ट्यूबवेल गोकुल में बनी, एक सरकारी ट्यूबवेल गोवर्धन में बनी, और ये रिकमेंडेशन भी हम ही लोगों की थी, पूसा वालों की, कि भी सौंग साइड का पानी अपने खारा, उसका खारापन नापा, सारे नापे। उसके बाद गांव को पानी सप्लाई करने की वो बनी, पाइप बने। उसके बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ और पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में मथुरा जिले के कुलाबों की ओसराबंदी दोबारा हुई। कभी नहीं हुई, कभी आज तक भी, लेकिन यहाँ ओसराबंदी दोबारा हुई। नए कुलाबे डाले गए, नए कुलाबे बनाए गए, जो ऊंचे लगे तो उनको नीचे किया गया। मैं उस प्रोजेक्ट में शामिल था। चाहिए आप धान पैदा करें तो आपके खेत से चावल निकलना चाहिए, आप सरसों बो रहे हैं तो आपके खेत से तेल निकलना चाहिए, आप मूंग मसूर अरहर बो रहे हैं तो आपके खेत से दाल निकलनी चाहिए, और वो मुझ जैसे उपभोक्ता के घर जानी चाहिए। तो उस किसान के यहाँ डॉक्टर साहब ने बायोगैस प्लांट लगवाया, वहीं पर बोरिंग है, उसके बायोगैस से और साथ में लैट्रिन से भी कनेक्ट करवाया है डॉक्टर साहब ने। लैट्रिन से भी वो कनेक्ट है, रोटी भी बन रही है, सारी लाइट भी जल रही है, ट्यूबवेल भी उस गैस से चल रहा है। अब उसने वो सिस्टम कर दिया है और सीधी सारी सैलरी खेतों में जा रही है। तो मैं डॉक्टर साहब का आपको धन्यवाद करना चाहिए कि ऐसी एक आइडिया आपको दे के जा रहे हैं। और जो हम पशुओं से दूर हटे, एक समय था हल बैल की खेती थी, मैं वहाँ से थोड़ी सी चर्चा शुरू कर रहा हूँ। हल बैल की खेती थी, कोई परिवार ऐसा था, सामूहिक परिवार हुआ करते थे। अब तो जैसे ही लौंडे की शादी हो तो आने वाली पहला काम ये करती है, चूल्हा अलग करती है। और जब चूल्हा अलग होता है, आदमी कम हो गए तो पशु भी कम होते चले जाते हैं। कोई करेगा कौन उनकी? एकल परिवार हो गए। ये तो मैंने कुछ बातें आपके बीच में रखी हैं। सभी प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं ज्ञान का अभाव है। सोच इस तरह की हमें डेवलप करनी चाहिए। मैंने ये सोच इसलिए रखी कि डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी कि आपको बीज वो रिजर्व कर सकते हैं यदि आपका संगठन हो, एफपीओ हो या किसान क्लब हो, क्योंकि एक किसान क्लब पर वो भरोसा नहीं कर सकते। जब क्लब की तरफ से मेल जाएगा, एफपीओ की तरफ से मेल जाएगा, तो पूसा में जैसे डॉक्टर डबास सर हैं या डॉक्टर रितेश सर हैं एपीडा से, वो आपके लिए बीज रिजर्व कर सकते हैं। और बीज एक आधार है किसी फसल का। अब आधार की बात चलिए, बीज की बात चलिए, तो आपने एक बात रखी थी, कहाँ के मान्यवर के, वो पायोनियर के सरसों के बारे में शायद। तो मैं एक बात इस मंच के माध्यम से कह सकता हूँ, बहुत बुजुर्ग अच्छे वैज्ञानिक यहाँ बैठे हुए हैं, बुजुर्ग किसान भी हैं। मेरे ख्याल से आपके क्षेत्र में हम जब देखते हुए आ रहे, सरसों लगी हुई है बहुत बड़े क्षेत्रफल पर, लाहा जिसको बोल रहे हो आप। किसका बीज लाते हो? पायोनियर का 45S46 ये लाते हैं। किसी कंपनी की बुराई नहीं करूँगा। आपको वो बीज क्या करके मिलता है? हाइब्रिड है, यही करके मिलता है। 1100 से करीब हैं 1100 का मिलता है। कोई वैज्ञानिक यहाँ पर ब्रीडर भी हैं। ये बता दें सरसों में कितनी % हेटेरोसिस होती है? केवल 3%। कि जो हाई यील्डिंग वैरायटी होगी, जो सरकारी संस्थानों के द्वारा, पूसा के द्वारा वैरायटी निकाली गई है, या हमारी DRMR के द्वारा, भरतपुर के द्वारा जो प्रजाति निकाली गई हैं, उन इम्प्रूव्ड वैरायटी के मुकाबले हाइब्रिड सरसों की वैरायटी केवल 3% उपज ज़्यादा दे सकती है। उसकी क्षमता है, ये पौधे का गुण है, सरसों कुल की फसल का गुण है ये। और जो सरकारी बीज आपको मिल रहा है, उसका बीज 150 रुपये किलो और पायनियर का बीज 1100 रुपये किलो। क्यों पढ़ते हो इस चक्कर में? मैं किसी प्राइवेट कंपनी की बुराई करने नहीं आया इस मंच के माध्यम से। मैं आपको कुछ प्रजाति बता रहा हूँ। सरसों का सीज़न निकल गया, क्षमा करिएगा आप, फिर आप ये कहोगे कि धान का सीज़न निकल गया। लेकिन मैं एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सरसों में 3 तरह की प्रजातियाँ होती हैं।
आपका उद्देश्य क्या है या आपकी पहली फसल क्या है, उसके आधार पर आपको प्रजाति का चयन करना है। आपने लगाई 1509, खेत जल्दी खाली हो गया। हालांकि डॉक्टर साहब का और जो बासमती के वैज्ञानिक उनका मानना है कि 1509, 1692, 1847 की रोपाई 15 जुलाई के बाद होनी चाहिए। मीन्स ये जो प्रजातियां हैं ये 11-21 के साथ पकें, लगें लेट लेकिन पकें उसके साथ, ठीक है। लेकिन फिर भी किसी कारणवश आपने यदि जल्दी लगाया है तो वो गुणवत्ता नहीं आती उसमें। लेकिन यदि आपने लगाया, खेत जल्दी खाली हो गया है और आप सरसों के बाद गेहूं लगाना चाहते हैं तो उसके लिए ऐसी प्रजाति का चयन करिए जो कम समय की है। उसमें PM 25 और PM 28 जो पूसा संस्थान के द्वारा निकली हुई है, आप उसको ले सकते हैं। आपका उद्देश्य अच्छी गुणवत्ता की सरसों पैदा करके उसका तेल बेचने का है, सरसों बेचने का नहीं। यदि तेल बेचने का एक समूह बनाकर आप तेल बेचना चाहते हैं तो आप सरसों लगाइए। PM 3100 वैरायटी है। हाँ जी, 0% एरोसिक एसिड, 0% ग्लूकोआइसोथायोसाइलेट होता है। हृदय रोगियों के लिए उसका तेल बहुत अच्छा है, उस प्रजाति को लगाइए यदि आपको तेल करके बेचना है तो। क्योंकि स्पेशली आपके मंडी में उसका रेट नहीं मिलेगा, लेकिन तेल का रेट आपको मिल जाएगा उसका। आप यदि ये बताएंगे, उस तेल पर लिखेंगे कि हृदय रोगियों के लिए है, तो PM 31। ये जो मैंने वैरायटी बताई आपको PM 25, PM 31 लगभग 110 दिन की वैरायटी हैं। फिर दूसरी वैरायटी आती हैं 120 दिन की से लेके 125 दिन की। उसमें रोहिणी है आपकी, पूसा विजय है, पूसा तारक है, ठीक है। इसके बाद फिर आती है फुल डेज़ की जो लगभग 145 से 155 दिन की वैरायटी हैं। इसमें RH 725, RS 749, इनकी उपज खेत के बराबर में दूसरा खेत किसी भी हाइब्रिड प्रजाति का लगा लेना, उससे ज़्यादा निकलेगी। गिरिराज जो आपकी भरतपुर से निकली हुई है, या 749 या 725 से एक नई वैरायटी आई है RS 1424, इसका भी जो अवधि है वो थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन इसके बाद आप गेहूं नहीं बो सकते। और सरसों की बुवाई आपकी 15 अक्टूबर तक हो जानी चाहिए। कुछ चीज़ें मैं और आपको सरसों के बारे में बता दूं, वैसे बहुत ज़्यादा बात हो चुकी हैं। मैं कुछ खेतों में देख रहा था, सरसों को बहुत घिनका बो रखा है। सरसों की बुवाई के बाद आप एक काम करते हो, सरसों के कुछ पौधे निकालते हैं, निकालते हो नहीं हैं, विरलीकरण बोलते हैं, निराई जब करते हैं तो निकालते हैं कुछ पौधे। क्योंकि सरसों की उपज कहाँ ज़्यादा मिलेगी, जब वो ज़्यादा फैलेगी, जब वो ज़्यादा उसमें ब्रांच निकलेंगी, शाखाएँ निकलेंगी। और शाखा निकलने के लिए आपने जगह दी नहीं उसको। तो पहला फ़ायदा तो ये, जब शाखा निकलेगी। और जब दूसरा फ़ायदा क्या होगा, जब घिन की नहीं होगी कि वो जब पौधा एक दूसरे से नहीं टकराएगा, तो एक बीमारी इसमें आती है, दो बीमारी। एक आती है पाउडरी मिल्डू और एक आती है वाइट रस्ट, सफ़ेद फफोला रोग। पत्ते पे सफ़ेद सफ़ेद सा चूर्ण जम जाता है, आती है। जलेबी सी बन जाए। हाँ, तो वो रोग कम आएगा यदि पौधा एक दूसरे से नहीं टकरा रहा, नज़दीक नहीं है, रहेगा तो वो पाले का असर भी कम होगा। तो जो ये विरलीकरण का काम है, निराई का काम है, ये बुवाई के बाद 10 से 15 दिन पर करना है। केवल एक नियम बना लीजिए तो ही सरसों की उपज आपकी 5 से 10% बढ़ जाएगी। ऑर्गेनाइजर्स, मैं आपको अपने आप को बड़ा सम्मानित महसूस कर रहा हूँ आपके बीच पाकर। और हमारे सभी वैज्ञानिक जो वैज्ञानिकगण यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने लगभग सभी फसलों के बारे में विस्तृत जानकारी आप लोग सभी को दे दी है। अब मैं चाहूँगा कि एक जो हमारी पुरानी जो पहले पारंपरिक फसलें हुआ करती थी, जिन्हें हम भूल गए हैं, मोटे अनाज, उनके बारे में थोड़ा सा आपको जागरूकता के पर्पज़ से कह सकते हैं। क्योंकि ये फसलें भी जो है ज़्यादातर बरसात में उगाई जाने वाली फसलें हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो हमारा वर्ष है 2023, ये मिलेट, ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मनाया जा रहा है। और इसमें भारत सरकार की ओर से बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और इसमें हमारे बीच जो रितेश जी मौजूद हैं, ये एपिडा से हैं। एपिडा इसमें बहुत हेल्प कर रहा है एक्सपोर्टर्स को और स्टार्टअप्स को, जो मिलेट के क्षेत्र में जो भी नए स्टार्टअप यहाँ पे आ रहे हैं, उसमें सरकार, भारत सरकार बहुत ज़्यादा उनको सहायता दे रही है। तो मैं आपको बताऊं कि क्यों मिलेट ज़रूरी है। क्योंकि गेहूं और धान तो हमारी जो बाद में फसलें यहाँ पे आई है हिंदुस्तान में, पहले हम लोग, आप लोग भी जानते होंगे, मडुआ और ये सांवा, इस तरह की फसलें से आप लोग ज़रूर परिचित होंगे।
आज के समय में जो सभी लोग महसूस करते हैं कि बहुत सारी बीमारियां लोगों को जो है यहाँ पे सभी लोगों के पास आ गई हैं। तो उनमें से डायबिटीज़ और मोटापा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो यहाँ काफ़ी लोगों को हर परिवार में आजकल घर कर रही हैं। तो इसका कारण ये है कि एक तो हमारा जो पारंपरिक अनाज है हमने उसे छोड़ दिया है बिल्कुल। और ये जो फसलें हैं, मोटा अनाज वाली फसलें हैं, इसमें बहुत सारे जो महत्वपूर्ण जो तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो बहुत बड़ी प्रचुर मात्रा में इसमें मौजूद होते हैं। आज हम आयरन की गोली खाते हैं, कैल्शियम, जिंक हमको जो डॉक्टर जो है बताते हैं खाने के लिए, लेकिन इन सब अनाजों में तो पहले से ही है। अगर हम अपने भोजन में इसका थोड़ा बहुत भी समावेश कर लें इन मोटे अनाजों का, तो ये हमारे जो स्वास्थ्य के, परिवार के स्वास्थ्य में बहुत बड़ा योगदान देंगे उसको सुधारने में।